यूएस से हमारे साथ में जुड़े जर्नलिस्ट जेनिया बहल जी का भी मैं रुख करूं, और मेरे साथ में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी भी इस दौरान मौजूद हैं। मैं और स्वर्ण सिंह सर, आप ही का रुख करना चाह रही हूँ। जरा मुझे समझाइए, खासतौर से ये कहा जा रहा है कि वही यूएस जो एक तरह से आग में घी डालकर उस आग को बढ़ाने का काम करता रहा है और अब वो फायर ब्रिगेड का काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोशिश अच्छी कोशिश जरूर है, लेकिन वो बड़ी पेचीदा है। वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी, उसका प्रॉपर समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति ट्रंप का जो 20 सूत्रीय प्रस्तावना है जी, उसके पीछे उनको नोबेल पीस प्राइज लेने की जो इच्छा है वो सबसे ज्यादा प्रबल उसके पीछे है। उसके साथ साथ दूसरी बात कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो यूरोपियन यूनियन के देश हों, अरब देश हों, इस्लामिक मुस्लिम देश हों, भारत ने भी, ज्यादातर सब देशों ने इसका स्वागत किया है। ध्यान दें, समर्थन नहीं किया है, स्वागत किया है। तीसरी बात, हमास के अंदरूनी नेतृत्व में अभी एक मत नहीं हुआ है कि किन किन चीजों पर सहमति बनी है या नहीं बनी है। मोटे तौर पे उन्होंने, क्योंकि धमकी आई थी राष्ट्रपति ट्रंप की कि वो बहुत ज्यादा उनको नुकसान करेंगे और नेतन्याहू को पूरी आजादी दे देंगे, इसलिए उन्होंने ये बात मान ली कि 48 घंटे में उन्होंने जो उनके पास हॉस्टेजेस हैं वो दे दिए हैं और उसके बदले में कुछ फिलिस्तीनी 2000 के करीब जो कैद में थे इजराइल की, वो छोड़े जा चुके हैं। और दूसरी बात कहा कि हम हमास जो है वो गाजा की सत्ता देने को तैयार हैं, जो कि पहले से ही उनके हाथों से छूट चुकी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ज्यादातर गाजा में अपना आज जो है काबू बना चुकी है। जो ज्यादा जटिल मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए कि इस 20 सूत्रीय प्रस्तावना में कहा गया कि जो हमास के लोग निशस्त्रीकरण करके जाना चाहते हैं उनको दूसरे देश जाने की इजाजत है। नेतन्याहू तो नहीं मानते ये। नेतन्याहू की कंडीशन है कि जब तक हमास पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमारी सेनाएं वापस नहीं आएंगी। ठीक उसी तरह से हमास कहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कोई एक गुट बनाकर वहां का सत्ता नहीं देंगे, जिस तरह से इंटरनेशनल एक तरह से गवर्नमेंट वहां बनने की कोशिश है, या बोर्ड ऑफ पीस जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति ट्रंप करने जा रहे हैं, हमास उसमें सहमत नहीं है। और ना वो वहां से निशस्त्रीकरण करना चाहता है और ये भी नहीं मानता कि भविष्य में उनका कोई उसमें भूमिका नहीं होगी कि किस तरह से प्रशासन चलेगा गाजा में। वो बार बार कह रहा है कि फिलिस्तीनी लोगों के अपने राष्ट्रीय स्तर पर ये निर्णय लिए जाएंगे कि कैसा भविष्य बनेगा गाजा का, जबकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि जिन जगहों पर वो काबू कर चुके हैं वहां पहले से ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास और डेवलपमेंट की सब चीजें करना शुरू कर देंगे कल से ही। और जबकि सोमवार को ये प्रस्तावना हुई थी और शुक्रवार को, जैसे आपने कहा, 70 फिलिस्तीनी मारे गए हैं हमलों के दौरान। पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जब कहा कि जो हॉस्टेजेस हैं उनको सेफ्टी उनको वापस लाना सुरक्षा से, इसके लिए आप युद्ध रोक दें, उसके लिए इजराइल ने जो है बमबारी बंद की है। उसका मतलब ये नहीं कि अब वो हॉस्टेजेस वापस आ गए तो फिर से वो बमबारी शुरू कर सकता है। अब देखें, 19 जनवरी की जो 2 महीने तक एक तरह से युद्ध विराम रहा था, उसमें भी कई बार इस तरह के उल्लंघन इजराइल की तरफ से हुए थे। तो दोनों तरफ से अभी काफी मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रस्तावना की है राष्ट्रपति ट्रंप ने, वो उनमें वो सब चीजें नहीं है जो 22 सितंबर को 8 मुस्लिम देशों ने ड्राफ्ट उनको दिया था। उनमें कई चीजें अब नहीं है। वो ज्यादा इजराइल की तरफदारी करता हुआ नजर आता है। और दूसरी बात यह कि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई समय सीमा नहीं कि इस तारीख तक ये हो जाएगा, उस तारीख तक वो हो जाएगा। तो हो सकता है मामला अब लटकेगा काफी देर तक और फिर इस तरह से उल्लंघन होंगे, हमले होंगे। मुझे नहीं लगता कि शांति व्यवस्था बनने वाली है बहुत जल्दी से यहाँ। सर, यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी यहाँ तक कमी नजर आ रही है। सर, ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उमा शंकर जी का मैं रुक करूं, लेकिन उसके पहले स्वर्ण सिंह सर, मुझे जल्दी से एक बात जरा समझाने की कोशिश कीजिए। बार बार यूएस की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। एक तरफ यूएस कह रहा है वी वांट पीस इन गाजा, लेकिन बार बार ये भी सवाल उठता है कि ये वही अमेरिका है, ये वही ट्रंप है जिन्होंने यरूशलेम को जब इजराइल की एक तरह से राजधानी माना था, पूरे अरब जगत को भड़का दिया था। एक तरफ ये
बड़ी बात होती है, दूसरी तरफ न्यूट्रल प्लेयर के तौर पर अपने आप को देखते हैं। लेकिन बार बार ये भी कहा गया कि जब भी डिफेंस फंडिंग की बात हुई तो हमेशा यरूशलेम को मिला है, कभी फिलिस्तीन को नहीं मिला। तो कैसे न्यूट्रल प्लेयर हो गए? अमेरिका को न्यूट्रल प्लेयर मानना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो बिल्कुल इजराइल के हितों की बार बार बात करता है। आपको याद होगा कि पहले कार्यकाल में उन्होंने अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो भी जेरूसलम में ट्रांसफर करने की बात की थी जी। और अब जब बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि इसमें समय सारणी है नहीं कि क्या चीज कब तक होनी है। तो अभी देखें, हमास ने सैद्धांतिक तौर पर कह दिया कि हम सारे हॉस्टेजेस को रिहा कर देंगे, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि एक अच्छा माहौल तो तैयार करने की जरूरत है। जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा इजराइल को कि आप हमले रोक दें ताकि सुरक्षा से हॉस्टेजेस को वापस लिया जाए, पर हमास कह रहा है कि नहीं, अच्छा वातावरण बनाने के लिए बातचीत करनी होगी। और उनका तो सबसे बड़ा इस वक्त दोस्त पाकिस्तान है, वो बार बार कह रहा है, आपको याद होगा इशाक डार कल ही कह रहे थे नेशनल असेंबली में कि वो इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और वो जेरूसलम को फिलिस्तीन की राजधानी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपस में ही कितने टकराव हैं। और ये बात सही है कि राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया सबसे पहले वहां निवेश करने का है, और निवेश करने से अमेरिका को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उनका वो उस पर ज्यादा बड़ा ध्यान है। उनका बड़ा ध्यान इजराइल के हितों पर है। तो एक तो सैद्धांतिक तौर पर बातें हैं, जहां अभी लगातार एक तरफ से कोई व्यक्त आवाज आती है, कोई दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आता है, फिर भू राजनीति के नजरिए से आप देखें तो क्या स्वर्ण सिंह जी, क्या इसे माना जाए कि जो पीस प्लान तैयार किया गया, उसके जो 20 बिंदु, एक जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, वो जल्दबाजी में और सिर्फ सतही है? मतलब उसको आखिर जमीनी स्तर पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या प्लानिंग होगी, उसकी दूरदर्शिता किस रूप में होगी, वो आने वाले वक्त तक कितने वक्त तक ये कहा जाए स्टे रह पाएगा, इन सारी चीजों पे विचार नहीं किया गया। उस पर भी आप देखें, जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार कह चुके हैं कि जो 22 सितंबर को 8 मुस्लिम देशों ने ड्राफ्ट तैयार करके राष्ट्रपति ट्रंप को दिया था, जो 21 सूत्रीय था, उसमें एक सूत्र जो था कि इजरायली सेना सबसे पहले वहां से हट जाएगी, वो पॉइंट ही हटा दिया गया है और उस पर फेर बदल करके जल्दी से एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो सोमवार को जारी कर दिया गया। तो उसमें बहुत सी चीजें अभी साफ नहीं है, पर मोटे तौर से वो पूरे 20 सूत्रीय प्रस्तावना में आप देखते हैं कि इजराइल की सुरक्षा को लेकर चिंता है। बार बार कहा गया कि ऐसा प्रबंधन करना होगा कि इजराइल की सुरक्षा पर कोई चुनौती या चिंता ना बनी रहे, जबकि चिंता बाकी पड़ोसी देशों को होनी चाहिए। जहां इजराइल ने बिल्कुल फिलिस्तीन पर, लेबनान पर, ईरान पर और कतर पर हमले किए हैं, तो इन देशों की चिंता शायद उसमें नजर नहीं आती है। इजराइल की सुरक्षा की चिंता नजर आती है और हम उससे अपेक्षा करते हैं कि आप निशस्त्र हो जाएं, अपने संगठन को भंग कर दें, भविष्य में कोई भूमिका की अपेक्षा ना करें। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जितना भी दबदबा अमेरिका का रहा हो, जितनी भी बड़ी सैन्य शक्ति हो वो, उसके बावजूद हमस सब चीजें मान ले, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पर समय एक तरह से टू बाई टाइम, हमस ने कुछ चीजें मान ली है और उन पर भी वो कह रहा है कि बातचीत करने की जरूरत है और लगातार वो बातचीत करने की कोशिश करता है। जनवरी 2020 में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इस तरह की प्रस्तावना की थी, कहा था कि $500 बिलियन का वहां निवेश करेंगे, वो भी नहीं हो पाया। फिर इस साल जनवरी में एक प्रस्तावना हुई थी, उसका भी कोई ठीक असर नहीं निकला। तो बार बार इस तरह की कोशिशें हुई हैं, पर ये कोशिश कहां तक सफल होगी ये अभी कहना मुश्किल। ये बिल्कुल, ये आने वाला वक्त जरूर। गाजा तो वैसे ही तबाह हो चुका है, 20% जो बचा कुछ है, मुझे लग रहा है जैसे ये पूरी काउंटडाउन जो है टाइमलाइन का एंड होगा, काउंटडाउन शुरू होगा टाइमलाइन एंड होने के, इजराइल पता चले वो उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। लेकिन मैं जल्दी से स्वर्ण सर आप ही का ये देवना जी की इसी पॉइंट को लेकर कि $65 बिलियन, यानी कि अगर हम इंडियन रुपी के तौर पर देखें तो लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए आखिर कहां से अरेंज होंगे? क्या आपको लग रहा है कि वही अरब कंट्रीज और बाकी सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इस रूप में नजर आएगा, पाकिस्तान भी उसमें भूमिका निभाएगा जो अभी हितैषी या फिर समर्थन की बात कर रहा है? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है एक तरह से, क्योंकि आप देखें कि टैरिफ हाइक करके राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग अलग देशों को मजबूर किया कि वो बड़ा निवेश अमेरिका में करेंगे
इस तरह के वायदे करें। जैसे यूरोपियन यूनियन ने $600 बिलियन अमेरिका में निवेश करने की बात की, तो उनको लगता है गाजा में भी किस तरह से ये अरब और मुस्लिम जो देश हैं इनसे एक तरह से प्लेज करा लिया जाए, प्रॉमिस कर दिया जाए कि ये बहुत बड़ा निवेश इस सब इलाके में करेंगे। और कुछ हद तक ये लोग, क्योंकि देखें तेल की खपत दुनिया भर में कोशिश हो रही है कि खत्म की जाए और दूसरी ग्रीन एनर्जी को यूज किया जाए, इसलिए ये सब देश भी विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कहां दूसरी जगह में निवेश करें कि इनकी जो है वृद्धि दर बना रहे आने वाले समय में। कुछ हद तक ये जैसे टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उनका भी कुछ इंटरेस्ट होगा गाजा में निवेश करने का। पर राष्ट्रपति ट्रंप का ये दिलचस्प देखें एक तरीका है कि यहाँ सबसे पहला ये 20 सूत्रीय प्रस्तावना में पूरा ध्यान है इजराइल की सुरक्षा और वहां के विकास के लिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। वहां हमस हटकर दूसरे फिलिस्तीनी लोगों को क्या प्रतिनिधित्व मिलेगा या नहीं, क्या फिलिस्तीन स्टेट बनेगी नहीं, ये बाद में भविष्य में कभी देखा जाएगा। और उसमें एक बहुत बड़ा एक्टर उभर कर निकलता है पाकिस्तान, जो मुस्लिम देशों के साथ एक तरह से सरगना बनने की कोशिश में है। पर उसके दो प्रॉब्लम है, आप देखें। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी कोशिश है कि चीन से भी दोस्त बन जाए, ये मुस्लिम देशों का भी सरगना बन जाए, अमेरिका से भी हाथ बढ़ा ले, तो वो ये जो उसकी विदेश नीति में कोशिश है वो उसको मजबूर करेगी कि जैसे अभी कहा गया कि जब चीन से दोस्ती की बात आती है तो उइगर लोगों के शोषण पर चुप रहता है पाकिस्तान। जी जी। तो क्या अमेरिका से दोस्ती बनाने में फिलिस्तीन पर भी चुप हो जाएगा पाकिस्तान, ये देखना होगा। पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि इसी मुद्दे को लेकर घर में भी फूट पड़ रही है पाकिस्तान में एक तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आसिम मुनीर हैं और जो वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ, वो लगातार स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं अमेरिका का। पर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इशाक डार, वो लगातार अलग आवाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजराइल को पाकिस्तान कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। पाकिस्तान हमेशा से जेरूसलम को फिलिस्तीन की राजधानी मानता है, और क्या वहां हम पाकिस्तान की फौजें भेजेंगे यदि वो वहां शांति व्यवस्था बनाने में जरूरत पड़ती है तो उस पर बातचीत कोशिश करेगा। तो उनकी आवाज देखें बिल्कुल अलग है। तो घर में भी अलग अलग आवाजें हैं पाकिस्तान की। यही मुझे लग रहा है जावेद जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे।